अभ्यास क्लास के एक और एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो साइंस एपिसोड यानी 2021 के क्वेश्चन बैंक को देखने वाले हैं, जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि सभी आदमी, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ऐसे वीडियो अभी लगातार हम देते रहेंगे ताकि आप लोगों के परीक्षा में कोई भी दुविधा नहीं हो। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए चलिए हम लोग देख लेते हैं 2021 के साइंस को। और 2021 के जो साइंस प्रश्न है, आप लोग यह जो देख रहे हैं, आप लोगों को जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप लोग इनको यहाँ पे आराम से पढ़ लीजिएगा। ये जो निर्देश दिया गया है और ये निर्देश आप लोगों के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में दिए जाएंगे, इस पूरे निर्देश को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पहला नंबर का सवाल जो दिया गया है, वो पहला नंबर का सवाल दिया गया कि 1 बराबर है, 1 बराबर है। अगर हम इसकी सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10⁻³ यानी कि एम्पियर दिया गया है। यहाँ दिया गया 10⁻² एम्पियर, 10⁻⁻1 एम्पियर और 10⁻⁻6 एम्पियर। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। चलिए हम 2 नंबर के सवालों को देखते हैं कि 2 नंबर में सवाल क्या दिया गया है। 2 नंबर के सवाल की यदि बात हम लोग कर ले, यहाँ दिया गया कि डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग हम लोग किस चीज में करते हैं समांतर, तो ऑप्शन के अनुरूप हम लोग चलेंगे। यहाँ पे दिया गया भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें सभी। तो ये जितने भी इसमें वाहन दिया गया है सभी में इसका इस्तेमाल किया गया है। और बहुत ही खास हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय से क्वेश्चन है। और इसमें इस एपिसोड में जितने भी सवाल है आप लोगों के, वो क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, अर्थात 2021 में पूछे गए सभी प्रश्न है। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को जरूर देखिएगा, क्योंकि इनसे आप लोगों को आइडिया भी मिलेगा। दूसरी बात है कि यहाँ से डायरेक्ट सवाल आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है। 3 नंबर के सवाल को यदि हम लोग देखें तो 3 नंबर के सवाल में दिया गया है कि सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। यानी सौर सेल जो होता है वह सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करेगा? तो यहाँ पे हम लोग जब सोलर पैनल लगाते हैं तो उससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? तो उससे हम लोग विद्युत प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए प्रकाश ऊर्जा में, यहाँ है ताप ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पे सौर सेल की बात कर रहा है। अगर सौर ऊर्जा की बात करता तो हम उससे गर्मी भी हमको प्राप्त होती है, हमको विटामिन डी भी प्राप्त होता है, बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन यहाँ पे सौर सेल की बात कर रहा है, तो सौर सेल यदि हमको बात करेगा या विद्युत ऊर्जा ही हमको प्राप्त करके देगा। चलिए अगला सवाल जो है हम लोग देख लेते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। तो अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया सोना की परमाणु संख्या है। यदि हम लोग सोना की परमाणु संख्या की यदि हम बात करें, यहाँ पे दिया गया है 29, बी में दिया गया है कितना 89, 3 में दिया गया 79 और डी में दिया गया है हम लोगों का 39 यानी 39। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 79। परमाणु संख्या की बात कर रहा है, इसका 79 हो जाएगा। चलिए आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो सवाल, अगला सवाल है हम लोगों का, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण, यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण कहते किसको हैं? तो वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका प्रतिक्रिया होता है, उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। या ऑक्सीजन से भी प्रतिक्रिया होती है तो उसको भी ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण निम्नलिखित में कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? यहाँ दिया गया दहन है, भोजन का पाचन है, श्वसन है, अवक्षेपण है। यदि हम इसकी सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अवक्षेपण, क्योंकि दहन में भी आप लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, भोजन के पाचन में भी और श्वसन में भी। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्या? जिसमें उपयोग नहीं होता है तो वह होता है अवक्षेपण में। चलिए अगला सवाल जो है हम लोग उनको देख लेते हैं। 6 नंबर का सवाल दिया गया है कि ऑक्सीजन की संयोजकता है। यानी यदि ऑक्सीजन की संयोजकता की बात की जाए तो इसमें हम लोगों को पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ए नंबर में दिया गया है 1, बी नंबर में दिया गया 0, सी नंबर में दिया गया 2 और डी नंबर में दिया गया हमको 3। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। यानी ऑक्सीजन की संयोजकता, यानी संयोजकता का मतलब वैलेंसी की बात कर रहा है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें कितना होगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा ये हम लोगों का सब्जेक्टिव का टॉपिक है, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। यदि हम लोग सब्जेक्टिव की बात करेंगे आगे तो हम इसको डिटेल्स में देखेंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर के सवाल कहता है कि अम्लीय वर्षा के जल
का पीएच मान होता है, यानी अम्लीय वर्षा, यानी अम्ल मिला हुआ होगा और वैसे वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होगा। यदि हम लोग अम्लीय वर्षा की बात करें तो अगर हम बात करेंगे तो 7 से यदि अधिक होगा ये हो जाएगा क्षारीय, ठीक है। यदि 7 से कम होगा तो उसको हम लोग कहते हैं अम्लीय, ठीक है। यहाँ पे हमको जो कह रहा है सवाल, वह कह रहा है कि पीएच मान अम्लीय वर्षा का क्या होगा। यदि हम अम्लीय वर्षा की बात करें तो यह होता है 5.6, यानी 5.6 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 5.6 से यदि कम होगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, अम्लीय, यानी अम्लीय वर्षा का पीएच मान होगा। ऐसे 7 से कम जो है, यहाँ पे देखिए ये भी है, ये भी है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर अगर पीएच मान की बात कर रहा है कि अम्लीय जल का क्या होगा, तो वो होगा 5.6 और ये बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 8 नंबर के सवालों को देखते हैं। दिया गया है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सबसे पहले आप लोग जान ले कि चींटी भी डंक मारता है और डंक जब मारता है तो वह उसमें अम्ल पाए जाते हैं, और वह कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। यदि अम्ल की बात करेंगे तो यहाँ देखिए दिया गया इथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल। 9 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है, यानी कौन सा संवहन उत्तक है। दिया गया एपिडर्मिस, फ्लोएम दिया गया, जैलम दिया गया, बी और सी दोनों दिया गया। यदि हम 9 नंबर की बात करें कि 9 नंबर में कौन सा सही होगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि फ्लोएम और जैलम दोनों संवहन उत्तक है। आप लोगों को पता होगा कि पेड़ पौधे में जैलम जो होते हैं जल को ले जाने के लिए जिम्मेवार होता है, और प्रकाश संश्लेषण के उपरांत बनने वाले जो ऊर्जा होते हैं उसको पूरे शरीर में फैलाने का काम फ्लोएम करता है। तो जो दोनों जो है, चाहे वो जैलम हो या फ्लोएम हो, दोनों ही संवहन उत्तक के अंतर्गत आता है। चलिए हम लोग 10 नंबर के सवालों को देखते हैं कि 10 नंबर सवाल कौन क्या कह रहा है। 10 नंबर में हम लोगों को कह रहा है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, यानी प्रोटोजोआ जो होता है वह उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। यदि हम इसके उत्तर की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन देखते दिया गया परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। यदि हमको इसके उत्तर की बात किया जाए तो यह हो जाएगा विसरण के द्वारा। यानी प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोआ क्या होता है, छोटा जीव होता है, और छोटा जीव जो भी होता है, यूनिसेलुलर हो, बहुत छोटा जीव हो, तो वह जो किसी भी चीज का उत्सर्जन करेगा या अपना भोजन करेगा तो वह अक्सर देखते होंगे कि वह जो होता है वह विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही अपना कार्य संपन्न करता है। तो चलिए आगे हम लोग 10 नंबर के सवालों को देख लें। 11 नंबर को देखते हैं। दिया गया कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे देखिए दिया गया अग्नाशय, यहाँ दिया गया अंडाशय, यहाँ दिया गया एंड्रिल और यहाँ दिया गया एक्रिन। यदि आप लोगों को हम उत्तर की बात करेंगे तो आप सबों को इसका उत्तर पता होनी चाहिए, और ये इसका जो उत्तर सही उत्तर है वो है यकृत। यह सबसे बड़ा ग्रंथि होता है मानव शरीर का, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर के सवालों को। और 12 नंबर का जो सवाल दिया गया है वह कहता है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बना के रखता है। यहाँ दिया गया सेरिबेलम, यहाँ दिया है केरिनियम, यहाँ दिया गया मस्तिष्क स्टेम, यहाँ दिया गया सेरिब्रम। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 12 का वो होगा सेरिबेलम, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर में दिया गया है, कहता है कि किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण, यानी कि किशोरा अवस्था में आप लोग को पता होगा जब जैसे ही इंसान यंग होना स्टार्ट होता है, किशोरा अवस्था में आना स्टार्ट होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। यदि गर्ल्स होती है तो उसके शारीरिक बनावट में परिवर्तन देखने को मिलता है, उसमें जो है मेमोरी ग्लैंड का विकास होने लगता है, उसका शरीर जो होता है वो तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर देता है। जबकि पुरुषों में क्या होते हैं, उनकी आवाज भारी होना शुरू हो जाता है और उसमें मूछ और दाढ़ी वगैरह निकलना शुरू हो जाता है। और भी प्रतिक्रियाएं होती है, उसमें स्पर्म बनना शुरू हो जाता है, महिलाओं में जो बात है उसमें अंडाणु बनना शुरू हो जाता है। तो ये सब प्रतिक्रियाएं होती है। यहाँ पे जो कह रहा है उसके अनुरूप, यानी कि दिया गया है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण है। यहाँ दिया गया टेस्टोस्टेरोन, यानी कि एंजाइम की बात कर रहा है, एस्ट्रोजेन, यहाँ पे है थायरॉक्सिन, ए और बी दोनों। अगर हमको इसकी बात की जाए 13 नंबर की, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि यह भी
और यह भी, दोनों ही क्या है, यह किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन के लिए जिम्मेवार है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया गया कि मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव हृदय में होने वाले प्रकोष्ठ। और यदि मानव हृदय की बात करेंगे तो इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और यदि हम लोग तेलचिट्टा की बात करेंगे तो तेलचिट्टा में सर्वाधिक यानी 13 चैम्बर होते हैं। ठीक है, और इसमें चैम्बर में जो होते हैं 4 प्रकोष्ठ जो होते हैं, इसमें 2 निलय होगा और 2 अलिंद होगा। तो एक तरफ बाएं अलिंद बाएं निलय, एक तरफ दाएं अलिंद और दाएं निलय, यानी 4 प्रकोष्ठ हो गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 15 नंबर का जो सवाल है उसमें कहता है कि रक्त क्या है, उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। अगर हम 15 की बात करें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तक। और उत्तक का परिभाषा क्या होता है, जो एक ही कार्यों को संपन्न करता है, या इसी को हम लोग संयोजी उत्तक के अंतर्गत भी रखते हैं। आप लोग जब टिश्यू पढ़ेंगे वहां पे संयोजी उत्तक के अंतर्गत किसको रखा जाता है, रक्त को रखा जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है 16 नंबर में, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। यहाँ दिया मेंडल ने, डार्विन ने, जोहानसन ने, लेमार्क ने। अगर हम जीन की बात करें तो जीन का जो उत्तरदायी था वह किसने दिया था। यहाँ पे लोग जो है सबसे पहले आगे में ऑप्शन दिया गया है मेंडल, जो कि मेंडल बिल्कुल ही सही उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे शब्द क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल पे हम लोग चर्चा करें। यहाँ कहता है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, यानी कि शब्द कौन दिया। ठीक है, तो मान के चलते कि यह जो है यह जेनेटिक्स का गुण दिया, उसका नियम दिया, लेकिन जीन शब्द को देने वाला ये मेंडल साहब नहीं थे। तो थे कौन, तो वह थे जोहानसन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है इसका। चलिए हम लोग 17 नंबर के सवालों को देखते हैं। 17 नंबर में दिया गया कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है। यदि विद्युत चुंबक जो होता है वह बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया गया इस्पात, पीतल, नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नरम लोहा। चलिए हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर के सवाल। कहता है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या है। यानी कि जब चालक तार में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या है। देखते यहाँ दिया गया परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। यदि हम इसकी बात कर ले 18 नंबर की तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्यों होगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में जो होते हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और बाहरी कक्षा की यदि बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहता है वो उसी के कारण जो होता है विद्युत धारा क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और वो उसमें क्या होता है, वह जो होता है विद्युत धारा वह इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर का सवाल देख लिए। 19 नंबर का सवाल देखते हैं। दिया गया कि ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम जो होता है V बराबर I इंटू आर, यानी V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। यहाँ दिया गया विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर के एसआई मात्रक की बात अगर यदि करेंगे, यहाँ दिया गया जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट। चलिए हम लोग 21 नंबर के सवालों को देखते हैं। 21 नंबर में जो सवाल दिया गया है वह कहता है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है 21 नंबर में यदि कहेंगे छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 22 नंबर के सवाल में देखते हैं, कहता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। फिलामेंट की बात कर रहा है। आजकल हम लोग एलईडी यूज करते हैं, पहले के जमाने में जो बल्ब चलते थे ऐसे अभी भी यूज किए जाते हैं कहीं कहीं, तो उसका जो इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें फिलामेंट बना होता है। यहाँ देखिए दिया गया तांबा, नाइक्रोम, शीशा, टंगस्टन। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टंगस्टन। और यह जो क्वेश्चन है ये कई बार आप लोगों के परीक्षा में तो पूछे ही जाते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में, और कंपटीशन में भी यह प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। जब आप बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो वहां पर भी यह सवाल उभर करके आ जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 23 नंबर में दिया गया है रियोस्टेट, दिया गया है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, कहता है कि धारा का परिणाम में वृद्धि, धारा का परिणाम में कमी, धारा का परिणाम में वृद्धि। ये दोनों एक ही ऑप्शन दिया गया। देखिए यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन लगता है दे दिया गया, धारा का परिणाम में वृद्धि,
धारा का परिणाम में कमी, धारा के परिणाम में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर में एक ही ऑप्शन दे दिया गया है और इसका सही उत्तर जो है, इसका सही उत्तर हमको अगर कहा जाए तो ये दोनों ही होगा। ठीक है, दोनों ही उत्तर है। इसका ऑप्शन लगता है कि सही तरीके से सेट नहीं हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसका सही उत्तर जो होगा, एक की कोई मारना हो तो ए भी मार सकते हैं, ये दोनों एक ही है, हम सी को मारते हैं। यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर में दिया गया कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, वोल्ट, ओम, जूल, कूलम। तो अगर हम बात किया जाए विद्युत आवेश की बात क्या कर रहा है, यानी 24 नंबर में यदि हम बात करें, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कूलम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 25 नंबर के सवालों को, यहाँ 25 नंबर में दिया गया है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है, यानी श्वसन जो होता है उसका अंतिम उत्पाद, यानी कि अंतिम में क्या बनता है। यदि श्वसन की बात हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा श्वसन होता क्या है। ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन किससे प्रतिक्रिया करती है, तो वह प्रतिक्रिया करती है हीमोग्लोबिन से और जा करके वहां पर छोड़ देती है और वह क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है एटीपी में। तो वहां पे जो हमको मिलता है वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों चीज मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर है हमको डी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग 26 नंबर के सवालों को देखते हैं। कहता दांत की सबसे ऊपरी परत है, यानी दांत के सबसे डेंटाइन है, इनामेल है, अस्थि है, क्राउन है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनामेल। और इनामेल के वजह से ही दांत में जो उजला कलर का जो चमक होता है वो इनामेल के कारण ही होता है। चलिए अगला सवाल देख लेते 27 नंबर को। 27 नंबर में कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, यहाँ दिया गया अमाशय, छोटी आंत, ग्रसनी, बड़ी आंत। अगर हम सबसे लंबा भाग की बात करेंगे तो वह होता है छोटी आंत, क्योंकि वो जो सबसे लंबा वाला पाइप होता है, यानी पतला वाला, उंगली जैसा पतला होता है, तो वही है छोटी आंत। और वह सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे लंबा होता है। यहाँ देखिए दिया गया परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, परागकोश में, अंडाशय में, वर्तिका में, पत्ती में। तो इसका यदि सही उत्तर की हम लोग बात करें, यह होगा परागकोश में। परागकण की बात यदि करेगा तो परागकोश में। चलिए 29 नंबर के सवालों को हम लोग देखते हैं। कहा था चालनी नलिका पाई जाती है, यानी कि चालनी नलिका जो होती है वह पाई जाती है, दिया गया जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधों में। तो यहाँ पे एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय पाए जाएंगे, लेकिन इसमें कहता है कि नालनी नलिका यानी चालनी नलिका पाए जाएंगे, तो वह होगा फ्लोएम में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगला सवाल क्या है। यहाँ पे 30 नंबर के सवालों को देखते हैं हम लोग। दिया गया कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है, अगर हम आरबीसी की जीवन अवधि की बात करेंगे तो वह होती है 120 दिन। ठीक है, चलिए 31 नंबर में देखते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। अगर मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की यदि हम लोग बात करें, यहाँ दिया गया अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन, यहाँ पर दिया गया है मास्टर सेल। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूरॉन। चलिए यहाँ पर दिया गया कि अंडाणु निषेचित होता है, यानी अंडाणु जो होता है वह निषेचित होता है। तो कैसे निषेचित होगा, यहाँ पे दिया गया योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, फिलेपियन नलिका में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिलेपियन नलिका में। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, यानी पादप हार्मोन नहीं। यहाँ पे दिया गया एथिलीन, यहाँ पे दिया गया साइटोकाइनिन, यहाँ पे दिया गया ऑक्सीन, यहाँ पे दिया गया ऑक्सीटॉक्सिन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यदि हम सही उत्तर की बात करें, यह हो जाएगा ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्या, यहाँ पे दिया गया है 34 नंबर में, फूल में नर प्रजनन अंग है। नर प्रजनन अंग जो है वह कौन सा है फूल में, पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र या वर्तिकाग्र। यहाँ पे 34 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पुंकेसर और वर्तिकाग्र। ये जितने भी चीज है ये तीनों ये स्त्री का अंग है, यानी कि स्त्री यानी कि फूल में, प्लांट में जो होते हैं, फीमेल बॉडी में जो होते हैं फीमेल जनन अंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए दिया गया कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। यहाँ दिया गया अमीबा में, ईस्ट में, पेरामीशियम में, यूग्लिना में। यहाँ पे यदि सही उत्तर की हम बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट में। ईस्ट में जो होता है वह द्विखंडन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, रीजेनरेशन होता है। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं। तो अगला जो सवाल दिया गया 36 नंबर दिया गया कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत वायु है, सूर्य प्रकाश है, वर्षा जल है, मिट्टी है। अगर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के स्रोत की यदि हम लोग बात करें, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सूर्य प्रकाश हो जाएगा। और सूर्य प्रकाश सर्वाधिक ऊर्जा के स्रोत भी हैं। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर में निम्नांकित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अगर हम 37 की बात करें तो अनुवांशिकी का पिता पूछ रहा है, और यहाँ पे दिया गया चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लेमार्क, यहाँ पे दिया गया वाइसमैन। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। और मेंडल साहब ही क्या किए थे, तो वह अनुवांशिक के लक्षणों को बताए थे। और ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब तक ये जीवित थे तब तक इनके नियमों को कोई नहीं जाना, लेकिन जैसे ही यह डेथ कर गए तब इसके गुण जो है सबके सामने उभर करके सामने आए। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ दिया गया हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक कोई नहीं। तो हरा पौधा है, हरा पौधा क्या करेगा, वो तो हमेशा वह क्या करता है, उत्पादन का कार्य करता है, हमको वो बना के देता है। बीज हो चाहे पत्ती हो, पत्ती से किसी किसी पौधे का साग बना लेते हैं, ठीक है। और किसी किसी पौधे का हम बीज का क्या करते हैं, अनाज होता है वो, उनको उनको क्या करते हैं सही तरीके से तैयार करके, या तो चावल बना लिए, भोजन में हम भात खा लेते हैं, कभी आटा बना लिए तो रोटी खा लेते हैं। तो इस तरीके से, और कभी कभी फल भी हमको प्राप्त होता है। ये उत्पादक हो गया। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नर युग्मक के गुणसूत्र की संख्या होती है। नर युग्मक की बात कर रहा है, ठीक है, तो उसमें गुणसूत्र की यदि संख्या हमको पूछेगा तो वह हो जाएगा 23 पेयर, यानी वो सॉरी 23 पेयर नहीं 23 हो जाएगा। और 23 जो होगा क्यों होगा, क्योंकि वह हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब यहाँ पे होता है 2n और ये होता है n, और इधर भी अगर हम बात करें तो इधर भी 23 होगा, ये भी होता है n। ये होता है मेल में मान के चलते हैं, तो ये होगा फीमेल में। तो दोनों जोड़ करके कितना हो जाएगा, तो दोनों जोड़ करके हमको हो जाएगा 46। अर्थात 46 जब होगा तो हमको पता होनी चाहिए कि अगर हमको मेल गैमेट्स पूछे या फीमेल गैमेट्स पूछे, तो दोनों में से किसी में अगर पूछे गुणसूत्र की संख्या तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, अर्थात हैप्लॉइड होता है। यहाँ पे देखिए ओजोन पर परत पाई जाती है। यहाँ पे देखिए एस्टेटोस्फियर में, एसोफियर में, आइनोस्फियर में, या ट्राइपोस्फियर में। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ देखिए ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो पॉजिटिव चार्ज उस पर होते हैं, कहे जाते हैं उपधातु, धातु, अधातु, मिश्र धातु। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो केवल और केवल जो होता है वह धातु होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या करता है, पॉजिटिविटी यानी प्लस चार्ज को ग्रहण करता है, ठीक है। और यह गुण जो होता है केवल धातु में होता है, अधातु में नहीं होता है। यहाँ देखिए दिया गया कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया कहलाती है विद्युत लेपन करना, संक्षारण करना, गैल्वेनीकरण करना, विद्युत अपघटन करना। अगर हम लोग 42 नंबर की बात करेंगे, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा गैल्वेनीकरण करना, ठीक है। यदि कि उस पर क्या होगा, लोहा पे जिंक के लेप लगाएंगे, उसको गैल्वेनीकरण कहेंगे। फिर दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है, NaCl, CaCl2, CH4, Na2O, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसकी तो यहाँ पे जो उसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा CH4, यानी कि इसका सही उत्तर यदि हम बात करेंगे तो यह होगा सी नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। आभूषण बनाने वाले सोना होता है, तो आभूषण बनाने वाले यदि हम सोना की बात करें तो वह 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, ठीक है ना। लेकिन आभूषण बनाने वाले जो अगर हम सोना की बात करेंगे तो वह कम होगा, ठीक है। और वह कितना होगा यही बात पूछ रहा है, तो वह जो होगा 24 कैरेट नहीं, वह कितना होगा 22 कैरेट का होगा। और इसमें जो 2 कैरेट होंगे वह कोई अन्य धातु मिले हुए होंगे। और अगर शुद्ध सोना हो जाएगा तो यह काफी लचीला हो जाएगा, और जिसका गहना हम लोगों को नहीं बन पाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 45 नंबर में कहता है निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, आयोडीन है, सिलिकॉन है, आर्गन है, ब्रोमीन है।
अगर हम लोग इनकी बात करें, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्गन। यानी कि कौन सा उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब ही यह पूछ रहा है, तो उत्कृष्टता में यदि हम बात करेंगे तो वह आर्गन ही होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा सवाल है। 46 नंबर में कहता है कि ताम्र एवं, यहाँ पे देखिए दिया गया ताम्र एवं टीन, ताम्र एवं टीन का मिश्र धातु कहते हैं। कांसा, पीतल, सोल्डर, ड्यूरालुमीन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 46 नंबर का, वह हो जाएगा हम लोगों को कांसा। यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र की यदि हम लोग बात करें तो यह होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। इसका ऑप्शन है बी नंबर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम लोगों को यहाँ पे दिया गया अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार यदि बात मिलेंगे, परवल क्षार, परवल अम्ल, लवण, यहाँ क्षार। अगर हम लोगों को बात की जाए तो सबसे पहले अगर हम लोग अम्ल और एवं क्षार मिलाएंगे तो वहां पे उदासीनीकरण का नियम देता है, और वह जो बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है, और ये एसिड और बेस का ये क्या है, सवाल है। चलिए हम लोग 49 नंबर के सवालों को देखते हैं कि 49 नंबर में क्या कहता है। 49 में दिया गया कि बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना की यदि हम लोग बात करें तो वह क्या है, तो यहाँ पे दिया गया CaOH2, CaO, CaCO3 और Ca। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, तो वह हो जाएगा ए, यानी CaOH2। कहता है कि निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है। 50 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भस्म नहीं है, CaO, NaCl, NaOH, Na2CO3। इसका सही उत्तर हो जाएगा नमक, यानी NaCl भस्म नहीं है। जस्ता का अयस्क है, यानी जस्ता जो होता है उसका अयस्क है, वह क्या है। जस्ता के अयस्क की यदि हम लोग बात करेंगे, यहाँ दिया गया सिनाबार, यहाँ दिया गया जिंक ब्लेड, यहाँ दिया गया बॉक्साइड, यहाँ दिया गया सोडियम क्लोराइड। यदि हम बात करेंगे इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक ब्लेड। चलिए यहाँ पे दिया गया सिलिकॉन एक है, यहाँ दिया गया धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। अगर हम लोगों को सिलिकॉन की बात की जाए तो वह होता है उपधातु। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है, यानी एल्कोहल में कौन सा तत्व है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। यदि हम लोगों को बात की जाए तो इसमें कौन सा कहता है, कौन सा तत्व उपस्थित है, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा नाइट्रोजन। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम है। मेथेनाइक अम्ल, मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या हो जाएगा। यदि हम लोग इसकी बात कर ले तो मेथेनाइक जो होता है वह क्या है, अम्ल है। यहाँ देखिए फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और गंधका अम्ल। अगर हम लोग चौवन की बात कर ले तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, फार्मिक अम्ल हो जाएगा। चलिए हम लोग 55 की ओर देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश, इनमें सभी। तो इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि एक भी फैक्टर यदि नहीं मिलेगा प्लांट को और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है। कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त में, वर्णिलवक में, श्वेत रक्तकण में। अगर हम लोगों को बात की जाए कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, यह जो होता है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है भरपूर मात्रा में। चलिए अगला सवाल जो है वो कह रहा है कि तेलीय कागज होता है, यानी तेलीय कागज क्या होगा, पारदर्शक होगा, अपारदर्शक होगा, पारभाषक होता है, इनमें से कोई नहीं। वह होता है पारभाषक। जब तेल लगा लेंगे आप सर से किसी कागज में और उसको देखेंगे तो आर पार तो दिखाई नहीं देगा, अंश मात्र दिखाई देगा, और अंश मात्र जब दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारभाषिक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। तो 58 नंबर में कहता है कि उसके द्वारा जो होता है एसआई मात्रक आवर्धन द्वारा, वह क्या होता है, मीटर, सेमी, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। अगर हम लोग आवर्धन की बात करेंगे, आवर्धन मात्रक विहीन होता है। m बराबर यदि हम बात करते हैं तो यह होता है, यह m बराबर यदि हम बात करेंगे तो वह होता है, लेंस में है तो यह होता है v/u,
और v/u अगर मान के चलिए सेंटीमीटर होगा, यह भी सेंटीमीटर, यह कट जाएगा तो m जो होता है वह क्या हो जाएगा, तो यह मात्रक विहीन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला जो सवाल है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल दिया गया कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, विभिन्न प्रकार की होती है, ए और बी दोनों। यानी प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होगी, भिन्न भिन्न तो होती है, बिल्कुल सही बात है कि भिन्न भिन्न होती है। और इसका सही उत्तर जो होता है यही होगा, समान नहीं होगा। ये नहीं कि किसी और दूसरे चाल में, पानी में है कोई और चाल, हवा में होगा कोई और चाल, नहीं हो सकता। चलिए दिया गया कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम, ज्यादा, समान, कोई नहीं। यह हो जाएगा कम। कम क्यों होगा, बराबर भी हम कह सकते थे, समान भी हो सकता है, लगभग समान ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। अगर हमको एक्यूरेट आंसर जानना है तो कम होगा, लेकिन यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, समान होगा। याद देखिए लेंस में मुख्यतः फोकस की संख्या होती है, लेंस में मुख्यतः फोकस की जो संख्या होगी वह क्या होगा, दिया गया 1 2 3 4, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। फोकस दोनों तरफ होता है, जैसे यहाँ पे लेंस लेते हैं और इसमें हम देखेंगे तो यहाँ से इधर भी और इधर भी एक लेंस का फोकस होता है, क्योंकि अगर मिलाइएगा इधर से इधर से इधर से ऐसे ऐसे मिलाइएगा तो इधर भी और इधर भी दोनों तरफ फोकस होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। विद्युत का अच्छा चालक है, यानी विद्युत का कहता है लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी, तो चांदी होगा। शुष्क सेल में इलेक्ट्रॉन बना होता है, यानी शुष्क सेल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बना होता है, तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग 63 की बात करें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कार्बन का। यहाँ देखिए 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, 4.18 कैलोरी, 0.42 कैलोरी और यहाँ दिया गया 0.24 कैलोरी। यदि हम इसकी बात कर ले तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इसका कैलोरी में दे दिया हुआ है, कैलोरी में दिया हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 64 का वह हो जाएगा 0.24 कैलोरी। वनस्पति तेलों में होता है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। चलिए हम लोग 66 नंबर के सवालों को देखते हैं। कहा था कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। ब्यूटेन जो होता है, ब्यूटेन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, आप लोग धरले जानते होंगे, आपके एलपीजी में ब्यूटेन होते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो इसको देख लेते हैं। दिया गया है कि 5 2 3 4, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 66 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। यहाँ दिया कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु त्रिज्या, परमाणु घनत्व, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। इसका यदि सही उत्तर की हम बात करें तो यह हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्नों को कभी भी इग्नोर ना करें, इग्नोर करेंगे तो समस्याएं क्रिएट होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। दिया गया है यहाँ पर कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, यानी नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के किसमें, अमोनिया के अणु में। अमोनिया के अणु में जो होते हैं नाइट्रोजन एवं क्या कह रहा है, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या होती है का अनुपात होता है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1:3, जो कोई बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव रहता है, एथेन, इथेनाइल, इथेनॉल, मीथेन। अगर हम लोग 69 की बात कर ले तो 69 जो होता है, 69 में क्या कौन सा उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाएगा एथेनॉल। अतः सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका की यदि हम लोग बात करेंगे तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो यहाँ पे यदि हम बात करें दिया गया गंधक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे जो सवाल है उनको हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में कौन कार्बन का अपरूप है, निम्नलिखित में कौन कार्बन का अपरूप है। यहाँ दिया गया ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, निम्न में से कोई नहीं। यदि हम
71 की बात करें, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो उत्तर भी आ जाएगा सामने। 71 की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। एक अणुसूत्र विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाती है। ठीक है, यहाँ दिया गया समावयवी, अपरूपी, उत्प्रेरक, बहुलक। यहाँ पे अगर इसकी सही उत्तर की हम लोग बात कर ले, इसका सही उत्तर हो जाएगा समयावयवी। कहता है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण नहीं होगा, समतल नहीं होगा, अवतल होगा। यानी कि हजामती के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, या दाढ़ी। और ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। कहता है श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का किरण विचलन अधिक होता है, तो यहाँ हो जाएगा बैगनी। यहाँ समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अगर हम समतल दर्पण की फोकस दूरी की बात हम लोग कर ले तो वह कितनी होती है, वह होती है अनंत। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब का उल्टा वास्तविक और समान आकार के बने, तो ये हम लोगों को याद करने वाले टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर इसको सही से आप लोग पढ़ेंगे तो एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। यहाँ दिया गया ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, यानी कह क्या क्या रहा है वो देखिए। कहता है कि वस्तु का प्रतिबिंब या कहाँ रखा जाए, उल्टा भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा। यह हमेशा जो होगा वह सी पे होगा, यानी वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु को रखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही होगा और वास्तविक होगा उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ देखता है तारे के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय परावर्तन, व कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल अपवर्तन। यहाँ हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला जो सवाल दिया गया है वो कहता है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, यानी कि दृष्टि का जो स्थायित्व होता है वह कितने समय के लिए होता है, ये बात पूछ रहा है। तो कितने समय के लिए होता है, यहाँ पे 1/10 दिया गया, 10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड, 1/18 सेकेंड। तो इसकी जो सही उत्तर हो जाएगी वह हो जाएगा 1/10 सेकेंड। ठीक है, दिया गया कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा एवं आवर्धित, सीधा एवं हासित, उल्टा एवं आवर्धित, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक, यानी उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, सीधा एवं आवर्धित, आवर्धित बड़ा नहीं होगा, उल्टा एवं आवर्धित ये भी नहीं होगा, सीधा एवं हासित इनमें से कोई नहीं। यदि 79 की हम लोग बात करें तो सीधा एवं हासित, यहाँ पर देखिए हासित जो दिया गया है यह आप लोगों को भटकाने के लिए दिया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हासित का मतलब क्या होता है, तो हासित का मतलब होता है अगर हम बात करें उसकी तो काल्पनिक हम कह सकते हैं। हासित का मतलब काल्पनिक, या उसी को हम एक और वर्ड से जानते हैं, अभी हासित ही याद रखते हैं। इस पूरे एपिसोड का अंतिम जो वर्ड है वो कहता है अवतल लेंस का आवर्धन, यानी m बराबर होता है, तो लेंस में कह रहा है तो m बराबर जो होता है वह होता है v/u। और अगर दर्पण की बात करें तो m बराबर होता है -v/u। ये उत्तर सही होगा, तो v/u हमको a नंबर कह रहा है, अर्थात a नंबर हमारा उत्तर सही होगा। और एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा कि यदि आप लोगों को यह एपिसोड अच्छा लगता है तो इस एपिसोड के जस्ट बाद आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को भी प्रेरित करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड से रिलेटेड जितने भी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है अभी ये सेशन चलता रहेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक पूरे क्वेश्चन बैंक को हम लोग खत्म नहीं कर देते। प्रत्येक दिन एक वीडियो आप लोगों को डाला जाएगा। तो लेते हैं आप लोगों से विदा, बहुत बहुत धन्यवाद।